आज अंधेरा था। काली कालिक से घिरा आसमान किसी अनहोनी का संकेत दिए जा रहा था। पुराने जमाने में ज्यादातर गाड़ियां नहीं होती थी। रात होते ही हाईवे पूरी तरह सुनसान हो जाते थे। इसी वजह से हाईवे पर एक बार धाकड़ कांड हो गया था। कोहरे में लिपटा हुआ सीधा हाईवे दिखाई दे रहा था। तभी कार की पीली हेडलाइट्स हाईवे पर पड़ी और वो लंबी सड़क लाइट से उजल गई। वो कार सड़क के ऊपर से तेजी से दौड़ रही थी। कार में प्रताप, विक्रम, मनवीर कार की पिछली सीट पर बैठे थे। आगे ड्राइवर सीट पर महेंद्र बैठा था और उसके बगल वाली सीट पर सूरज बैठा था। वे सभी बच्चे दिवाली में काली चौदस के अवसर पर राजस्थान में काली माता के एक मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। कार की पीली हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे खड़े हरे भरे पेड़, उन पेड़ों के पीछे दूर दूर तक फैली पीली सुनहरी रेत का रेगिस्तान था। उस रेगिस्तान में हवा और कुपोषित सूरज की रोशनी, मुड़ी हुई टेढ़ी भुजाओं वाले सूखे पेड़ खड़े थे जो अंधेरे में इस कार को आगे जाते हुए देख रहे थे। गाड़ी का स्पीडोमीटर 80 दिखा रहा था। मीटर में फ्यूल फूल भरा हुआ दिख रहा था। उन सभी को घर से निकले अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी को बहुत भूख लगी थी। सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। इन सब ने ढाबे से थोड़ी दूर अपनी गाड़ी खड़ी की। वे सभी ढाबे पर आ गए। ढाबा दिखने में जमीन में लकड़ी के खंभे गड़े थे और उन पर पुआल की छत थी। ढाबे के सामने 4 हौज रखे थे जिनमें से एक पर पहले से ही 3 लोग बैठे थे। वे सभी बच्चे किनारे की खाली हौज पर बैठ गए। तभी एक 70 साल का बुजुर्ग ढाबे से बाहर निकला। उसने राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी। उन चाचा का नाम भानुदास था। वो चाचा आए और बच्चों से ऑर्डर पूछी, जिस पर सभी बच्चों ने राजस्थानी स्पेशल दाल बाटी चूरमा ऑर्डर किया। ऑर्डर लेकर वो चाचा फिर से ढाबे में चले गए। इन सभी बच्चों से थोड़ी दूर किनारे वाली बेंच पर 3 आदमी बैठे थे और उनके सामने शराब की बोतलें रखी थी। उन्हीं में से एक आदमी ने इन बच्चों से पूछा, और बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस पर बच्चों ने कहा, हम काली माता के दर्शन के लिए भूलभाट जा रहे हैं। बच्चों की इस बात पर उस आदमी के चेहरे पर भय, असहजता के भाव छा गए और उन लोगों ने कहा, तुम लोग जाओ, पर रास्ते में कहीं भी गाड़ी मत रोकना। उस आदमी की इस बात पर बच्चों ने सवाल किया, क्यों? गाड़ी क्यों नहीं रोकना? पीछे से आवाज आई, क्योंकि रात में उस रास्ते का रूप बदल जाता है। भानुदास काका हाथ में दाल बाटी चूरमा की 2 थालियां लेकर बच्चों के पास आए। उन्होंने दोनों थालियां जमीन पर रख दी। भानुदास काका बताते रहे, वहां जमा हुआ अंधेर खाली नहीं होता। उस अंधेरे में कुछ फिरता है, जिसे एक बार तुम लोगों ने देख लिया तो उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाओगे। भानुदास काका ने कहा। सभी बच्चे उनकी बात पर हंस पड़े, लेकिन कहानी दिलचस्प थी और वे सुनने लगे। लड़कों, आगे का रास्ता 1.5 घंटे तक बिल्कुल सुनसान है। कहा जाता है कि हाईवे बनने से पहले 56 साल पहले उस जगह पर काला जादू करने वालों का एक कबीला रहता था। वे लोग पत्थर दिल थे। अगर किसी को काले जादू के लिए, गुप्त धन के लिए मानव बलि चाहिए होती थी तो ये आदिवासी उसे दे देते थे। उन आदिवासियों ने उस जंगल में इतने लोगों की बलि दी थी कि वहां की जमीन पानी कम और मानव रक्त मांस ज्यादा सोख लिया है। इन लोगों के काले जादू से तंग आकर एक अंग्रेज ऑफिसर ने आधी रात को सब सो जाने के बाद अपनी सेना भेजी और उसने उन सभी को नींद में ही मार डाला। उस अंग्रेज ऑफिसर की सेना ने उनके सिर में, बगल में जहां मिले गोलियां भून दी, महिलाओं की इज्जत लूटी, फिर उन्हें जिंदा जला दिया और जमीन में गाड़ दिया और उनके जमीन में गड़े लाशों के ऊपर से वे हाईवे बना दिया। रात में इस जनजाति के आदिवासियों की आत्माएं
हाईवे पर जाने वालों को भयंकर कष्ट देती हैं। अमावस्या, हर अमावस्या को वहां सड़क पर कम से कम एक एक्सीडेंट होता है। इसलिए मेरी बात सुनो, उस हाईवे से मत जाओ। भानुदास ने कहा। यह घटना बताते हुए उनके चेहरे पर डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चों ने खाना खा लिया। प्रताप ने उस चाचा का बफाया पैसा चुका दिया। सभी बच्चे कार में बैठ गए और उस चाचा की बात सुने बिना उसी सड़क से जाने लगे, क्योंकि बच्चे ऐसे झूठ कहावतों पर विश्वास नहीं करते थे। सूरज ने अपनी कलाई घड़ी पर समय देखा। अब 11:15 बज रहे थे। मुश्किल से 1-1.25 घंटे में वे सभी बूल भाटा पहुंच जाएंगे। सड़क एक विकराल राक्षस के खुले हुए मुंह की तरह दिख रही थी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती, ऐसा लगता जैसे सड़क इस कार को निगल रही हो। अरे देखो, मैं क्या लाया हूं। प्रताप ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। महेंद्र ने भी अपनी सिर के सामने लगे आईने में देखा। तभी सामने देखा कि प्रताप के हाथ में शराब की एक बोतल है। प्रताप, तुम्हें यह शराब की बोतल कहां से मिली? सूरज ने पूछा। प्रताप ने कहा, अरे ये मुझे ढाबे पर बैठे उन तीनों लोगों ने दी, लेकिन उन्होंने सख्त चेतावनी दी है, हाईवे पर ड्रिंक मत करना, क्योंकि शराब की गंध से आत्माएं तुम्हारी ओर आकर्षित होकर पीछा करती हैं। प्रताप हंसने लगा। बाकी लड़के भी हंस पड़े। प्रताप ने बोतल का ढक्कन खोला, 2 घूंट लिए। बाकी लड़के शराब नहीं पीते थे। प्रताप अकेला ही ड्रिंक कर रहा था। उसने सिर्फ 10 मिनट में आधी बोतल खाली कर दी। अब वो नशे में पूरा डूब सा गया। कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। तभी महेंद्र ने कार की पीली रोशनी में सड़क के दाईं ओर एक नीला बोर्ड देखा, जिस पर सफेद अक्षरों में लिखा था, राजस्थान बूल भाटा 50 किलोमीटर। कार बूल भाटा की सीमा में प्रवेश कर गई। सूरज ने घड़ी पर फिर से समय देखा। समय था 12:10। थोड़ी देर बाद पीछे से एक आवाज आई। विक्रम कार रोकने के लिए कह रहा था। इस पर महेंद्र ने पूछा, अरे क्या हुआ? मुझे 2 नंबर जाना है। विक्रम ने कहा। ठीक है कहते हुए महेंद्र ने गाड़ी सड़क की बाईं ओर रोक दी। वह इलाका घनी झाड़ियों से घिरा सुनसान था। विक्रम ने पानी की एक बोतल ली और सूरज को साथ लेकर चल पड़ा। दोनों झाड़ियों में थोड़ा और आगे चले गए। विक्रम झाड़ियों में थोड़ा और आगे चला गया, जबकि सूरज उससे थोड़ा दूर खड़ा था। 5-10 मिनट ऐसे ही बीत गए। सूरज अकेला खड़ा था। चारों ओर घोर सन्नाटा था। आसपास के पेड़, उन पेड़ों की शाखाएं सजीव लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी वे शाखाएं हलचल करेंगी और पूरे शरीर को कुचल देंगे। अचानक उस ठंडे बेजान सन्नाटे में विक्रम की भयानक चीख फूट पड़ी। सूरज ने पलटकर उस आवाज की ओर देखा। उसकी आंखों ने विक्रम को डरा हुआ चेहरा लिए अपनी ओर दौड़ते देखा। वह लड़खड़ाकर बीच में गिर पड़ा, फिर तेजी से जमीन से उठा। वह सूरज की ओर दौड़ा। सूरज ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या हुआ इसे? ये ऐसे क्यों कर रहा है? तभी सूरज ने विक्रम से थोड़ी दूर एक पेड़ के तने के पास देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, मुंह खुल गया, गला खून से लथपथ था। पेड़ के मोटे तने से बहते सफेद धुंध में एक आकृति खड़ी थी। नीचे सफेद धोती, ऊपरी शरीर पूरी तरह से नंगा। उस नंगी देह की त्वचा भूतिया सफेद था। दाएं कंधे से बाएं कमर तक उन्होंने लाल रंग का जनेऊ पहना हुआ था। और उससे भी ज्यादा विचित्र, मन को सुन्न कर देने वाली बात यह थी कि उसका चेहरा बहुत ही विचित्र और डरावना था। खप्पड़ चेहरा, खरगोश जैसी त्रिकोणीय कान, और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला डर ये था कि उन दोनों ध्यान की आंखों के किनारे लाल थे, केसरिया आग के लाल अंगारों की तरह। यह बेहद भयावह दृश्य देखकर दोनों कार की ओर दौड़े। आधे रास्ते में उनको मनवीर महेंद्र मिले। उन्होंने विक्रम की चीख सुनी थी, इसलिए वे देखने आए थे कि क्या हुआ।
सूरज ने उन्हें ज्यादा कुछ बताए बिना बस इतना कहा, जल्दी से कार में बैठो, चलो यहां से। और सब कार की ओर दौड़ पड़े। सब कार के पास आए, कार में बैठे। जब तक कार स्टार्ट नहीं हुई, विक्रम और सूरज की चौड़ी आंखें झाड़ियों में झांक रही थी, मानो कोई अभी उन अंधेरी झाड़ियों से निकलकर भागते हुए आएगा और उस घने अंधेरे में घसीट ले जाएगा। जैसे ही कार चलने लगी, महेंद्र ने सूरज से पूछा कि क्या हुआ, और सूरज ने उसे वो हकीकत बताई जिस पर महेंद्र, मनवीर और प्रताप सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े। हो, शराब मैंने पी रखी है और चढ़ तुम दोनों को गई है। प्रताप दांत पीसते हुए जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद महेंद्र गाना सुनने के लिए अपने साथ 4-5 कैसेट लाया था। महेंद्र ने उनमें से एक को ऑडियो टेप पर लगा दिया। गाना लगाने का मकसद इस दूषित माहौल को ताजा करना था। सूरज ने फिर से घड़ी देखी। घड़ी में समय 12:10 दिखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, अजीब लगा, क्योंकि आधे घंटे पहले उसने घड़ी में यही समय देखा था। लेकिन हैरानी की बात, सोचने वाली बात यह थी कि सेकंड की सुई तो चल रही थी, लेकिन घंटे और मिनट की सुइयां जंग खाकर एक ही जगह रुकी हुई थी। सूरज ने यह सोचकर समय देखना बंद कर दिया कि घड़ी जरूर खराब हो गई होगी। ऐसे ही काफी समय बीत गया। महेंद्र ने अब तक 8-9 गाने लगा दिए थे। वो पुराना जमाना था, लगभग 2001। अब जैसे 3-4 मिनट के गाने नहीं होते थे, बल्कि 7-8 मिनट के लंबे गाने होते थे। और सुनते सुनते इन गानों को सुनकर सूरज का चेहरा थोड़ा उलझन में था। अगर कोई गाना 8-9 मिनट लंबा है तो 8-9 गाना बजने तक 1 घंटा तो बीत ही जाएगा, और हमें इतने समय में बुलभट्टा पहुंच जाना चाहिए था। यह सोचकर उसे थोड़ी उलझन हुई कि बुलभट्टा जो 1 घंटे की दूरी पर था, अब तक आया क्यों नहीं। तो सूरज ने पीछे वाली सीट पर बैठे अपने दोस्त मनवीर से भी कहा, अब जरा अपने फोन में समय तो देखो, मेरी घड़ी खराब हो गई है। मनवीर के पास नोकिया का फोन था। उसने फोन निकाला और समय देखा। फोन की स्क्रीन पर वही समय था, 12:10 और सेकंड की सुई आगे बढ़ रही थी और सिम को रेंज भी नहीं थी। मनवीर ने सूरज को समय बताया, जिससे वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी घड़ी में भी वही समय था। उसने ये भी कहा कि उसकी घड़ी में भी वही समय था और घड़ी रुकी हुई थी। सूरज की बात सुनकर मनवीर ने अपनी आंखों से स्क्रीन पर देखा। इसके पीछे मकसद ये देखना था कि समय आगे बढ़ रहा है या नहीं। मनवीर 2-3 मिनट तक घड़ी देखता रहा, लेकिन समय मानो थम सा गया था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। आखिरकार उसने निराश होकर फोन जेब में रख लिया। गाड़ी में अब सब चुपचाप बैठे थे। प्रताप, जिसने बीच में शराब पी ली थी, इतना नशे में था कि बुदबुदा रहा था। गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन अभी भी बुलभट्टा आने का कोई संकेत नहीं था। महेंद्र ने कहा, बुलभट्टा अभी भी नहीं आया। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि जो घटना हो रही थी वो बहुत ही अजीब थी। प्रताप नशे में था। उसकी पलकें भारी हो गई थी, आंखें हल्की लाल थी। उसी नशे में उसकी नजर सामने सड़क पर गई। गाड़ी के बीचों बीच सड़क पर फैले कोहरे में 50-60 आदमी और औरतें खड़े थे। उनके हाथ पैर लाल धधकते खून से सने थे। उनकी पीली, चांदी और केसरिया आंखें गाड़ी पर टिकी थी। अरे गाड़ी रोक भिंडी, गाड़ी रोक, वो लोग सड़क पर खड़े हैं, उड़ा देगा क्या उन्हें, साले गाड़ी रोक। प्रताप जोर जोर से चिल्लाने लगा। सूरज और विक्रम, जो उसकी आवाज सुनकर पहले से ही डरे हुए थे, चौड़ी आंखों से सड़क की ओर पागलों की तरह देखने लगे। डर से उनकी फटके हाथ में आ गई। मनवीर ने किसी तरह प्रताप को शांत किया और पूछा, अरे क्या हुआ? प्रताप ने आगे देखा, लेकिन सड़क अब खाली लग रही थी। कार के सामने सड़क पर बहुत सारे लोग खड़े थे। प्रताप ने सबको बताया।
इस पर महेंद्र ने उससे कहा, अबे साले, अभी शराब पी ना तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा, चुपचाप लेट जा। पता नहीं कितनी देर हो गई, कार सड़क पर चल ही रही थी। अब कार में सन्नाटा छा गया था। शराब पीकर बैठा प्रताप भी शांत हो गया था। सबको इस बात का पूरा एहसास हो रहा था कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है। थोड़ी देर बाद सभी ने कार से 50 मीटर दूर सड़क के किनारे एक गहरे भूरे रंग की आग जलती हुई देखी। उस आग के और 2 लोग कंबल ओढ़े बैठे थे और महेंद्र ने उन लोगों से थोड़ी दूर जाकर कार रोक दी। मनवीर अकेला ही गाड़ी से बाहर निकला। मनवीर थोड़ा दूर खड़ा होकर उन लोगों को 3-4 बार पुकारा, लेकिन वे सब बिना कोई जवाब दिए वहीं बैठे रहे। मनवीर ने यह सोचा कि इन लोगों को कम सुनाई देता होगा। मनवीर चिल्लाया और बोला, अरे भाई, ये सड़क कहाँ जाती है? मनवीर के ये शब्द कहते ही दोनों कंबल ओढ़े साथ बैठे लोगों ने मुंह पीछे करके देखा। जो नजारा मनवीर समेत सबने देखा, उसे देखकर डर से सबकी आंखें सफेद हो गई। दोनों लोगों की गर्दनें कटी हुई थी। उनका धड़ नहीं था, क्योंकि धड़ तो आग में जल रहा था, है ना? क्योंकि जो आग लगाई गई थी वो लकड़ी की नहीं थी। दोनों लोगों की खोपड़ियां जल रही थी। उनके चेहरों के साथ साथ उस खोपड़ी का मुंह भी लौ के साथ हिल रहा था। खड़ा खड़ा वो ध्यान मुस्कुराया और तीखी आवाज में बोला, सड़क पर तो ठीक है, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये दृश्य देख मनवीर की रूह कांप गई। वो फौरन गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी तेजी से वहां से निकल पड़ी। अंधेरा घना होता जा रहा था। पीली हेडलाइट्स पर काली कालिक फैल रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी अब कम होती जा रही थी। कार में बैठे सभी लोग अपनी जान के लिए डरे हुए थे। एक ऐसी चीज जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो भूत आत्माएं अब इन सब की जानों के पीछे पड़े थे। वो दोनों आत्माएं तेज गति से कार के पीछे दौड़ रही थी और अचानक उनके सारे शरीर लकड़ी जलाने के बाद बची राख की तरह राख फेंकते हुए हवा में गायब हो गए। कार में बैठे सभी के चेहरों पर खुशी फैल गई। सबको लगा कि वे बच गए। वो चले गए, लेकिन नहीं, अब संकट पीछे नहीं बल्कि आगे था। हाँ, आगे। कार से दूर सड़क के बीचों बीच 3 लोग खड़े थे। नहीं, लोग नहीं, वो कोई बुरी भूत प्रेत राक्षस मृत आत्माएं। अंधेरे में जन्मे उन अतृप्त भूतों की चेतना थी या अंधेरे में रहने वाली गंदी अतृप्त छलावे थे। कार की पीली हेडलाइट्स उनके शरीरों पर पड़ के उनके आर पार गुजर रही थी, मानो वे 3 आकृतियां कोहरे की तरह पारदर्शी हो। उन आकृतियों में से 2 आकृतियां बिन सिर वाली थी और जबकि 1-2 आकृति वे जंगल से थी। उनकी भगवी सुनहरी अग्नि जैसी आंखें अंधेरे में अंगार की तरह चमक रहे थे। वो ध्यान इन सब का रास्ता मृत का रूप यम बनकर रास्ता रोक रखा था। सभी बच्चे कार में रोने लगे। प्रताप, जो शराब पी रहा था, अपने शॉर्ट्स में पेशाब कर चुका था। कार की गति इतनी तेज थी कि किसी भी क्षण कार उन ध्यान स्थलों तक पहुंचने वाली थी कि चमत्कार हुआ। हाँ, चमत्कार। सूखी दलदली भूमि पर घास को जलाने के लिए बस एक चिंगारी ही काफी है। और जैसे दुष्ट और मिथ्या शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, ये परम सत्य है कि उस दुष्ट का अंतिम संस्कार सत्य की प्रज्वलित अग्नि द्वारा ही होता है। सभी बच्चों की आंखें सामने टिकी थी कि तभी एक काला कुत्ता कार की छत से कूदा और कार के सामने सड़क पर आ गया। उस कुत्ते की गति इतनी चमत्कारी असाधारण समझ से परे थी कि जब कार 100 की गति से चल रही थी, तब भी वो काला कुत्ता कार को पीछे छोड़कर उन अभद्र ध्यान स्थलों की ओर आगे दौड़ा। क्या वो निश्चित रूप से कुत्ता था या कुछ और? लेकिन कुत्ते को देखते ही ध्यानी डर गए। उन्होंने हाथ हिलाए
और सड़क के किनारे मुड़ गए। कार भागने से आगे निकल गई। कुत्ता फिर भी कार के आगे उतनी ही तेजी से दौड़ रहा था। महेंद्र को पता नहीं क्यों, पर वो कुत्ते के पीछे उतनी ही तेजी से कार चलाने लगा, मानो उससे कुत्ते में कोई रास्ता दिखाई दे रहा हो। अगले 4-5 मिनट बाद कुत्ता अचानक सड़क से हट गया, बाएं मुड़ गया और जंगल में गायब हो गया। और सभी बच्चों को मां काली के प्रवेश क्षेत्र बोलभाटा का शुरुआती हिस्सा दिखाई देने लगा। मुश्किल से 56 मीटर आगे अंधेरे घोप आसमान में कार उस सीमा को पार कर गई और 15-20 मिनट बाद सुबह होने लगी। सूरज की ठंडी पीली रोशनी फैलने लगी। मानव यातायात दिखाई देने लगा। सूरज ने घड़ी देखी तो सुबह के 6:30 बज रहे थे, यानी सभी 6 घंटे से उस सड़क पर थे। मनवीर के फोन में भी 6 बज रहे थे। मोबाइल सिम को भी रेंज आ गया था। सभी बच्चे काली माता के मंदिर गए और दर्शन किए। और मंदिर से बाहर आते समय मनवीर को उसके घर से फोन आया, जो उसकी छोटी बहन ने किया था। फोन पर उसकी छोटी बहन ने एक चमत्कारी कहानी सुनाई कि सुबह 5:30 बजे माँ ने एक सपना देखा कि वो सब बच्चे मुसीबत में हैं। उसकी बहन ने ये तक बताया कि उसकी माँ ने उन्हें फोन भी किया, लेकिन वो लोग फोन नहीं उठा रहे थे। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता हुई, तो वो काली माता की पूजा करने बैठ गई और कहा कि वो सब सकुशल घर आ जाए। मनवीर की बहन की बात सुनकर सभी बच्चे रोमांचित हो गए। उन्हें एहसास हो गया था कि वो काला कुत्ता कोई साधारण नहीं, बल्कि ईश्वर का एक रूप था, जो उस मुसीबत की घड़ी में उन्हें बचाने आया था। सबने माँ के फिर से दर्शन किए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और दोपहर को अपने घर चले गए। क्या पता रात में फिर से ऐसी घटना घट जाए। तो इस तरह सबको एक अच्छी सीख मिली कि बुजुर्ग लोगों के विचार कभी गलत नहीं होते।